So basically, what you observe that almost all the religion is existed in India, and there are certain religion which originated in India. As you know, the Sanatan Dharma, which is the people called Hinduism, is the oldest religion. Okay, apart from that, the Buddhism originate here, Jainism originate here, Sikhism originate here, and not only religions develop, but various sects also develop within the religion. यानी धर्म के अंदर पंथ भी हैं, ठीक है ना. हिंदुइज्म में वैष्णवाइट्स आर देयर, शैवाइट्स आर देयर, शक्तियाइट्स आर देयर, भगवताइट्स आर देयर. सो कई लोग हैं जो शाक्त यानी शक्ति की पूजा करते हैं, ठीक है ना, भगवती की पूजा करते हैं, या विष्णु की पूजा करते हैं, या शिव के उपासक है. तो आपने देखा होगा कि विद इन दिस धर्मा देर आर डिफरेंट सेक्ट्स. ओके, इन बुद्धिज्म महायान, हीनयान, ओके, Vajrayan, these are another sects which is grew with the time. In Jainism also Svetambaras, Digambaras are the sects which is evolved with the time. In Islam, when you look at the Shias and the Sunnis, this is the, so there are different sects which grew with the time, okay, within the religion. Now here there is a separate topic. So first of all, you have to understand in demography what percentage of what religion in India. तो बेसिकली यू शुड हैव, मैंने इसलिए बोला था 2011 का सेंसस पढ़ने को, क्योंकि उसमें आपको रिलीजियस डेटा भी मिलता है कि कितने परसेंट इंडिया में हिंदू हैं, कितने परसेंट इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, बुद्धिस्ट कितने हैं, जैनिज्म को फॉलो कितने लोग करते हैं, सिखिज्म को कितने लोग करते हैं, और अदर रिलीजन्स को कितने लोग फॉलो करते हैं. तो वो जब तक तुम्हारे दिमाग में फिगर नहीं होगा तो आप कैसे बात कर सकते हो माइनॉरिटीज के ऊपर. सो रिलीजियस माइनॉरिटी इज इन द सिलेबस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सेपरेट टॉपिक मेजर ट्राइब्स, ट्राइबल एरियाज एंड देयर प्रॉब्लम्स, एंड इट इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन मेंस में ये बहुत पूछा जाता है कि मेजर ट्राइब्स या ट्राइबल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर. So tribes are the, as you know, basically the ethnic groups, those who are the natives of India's living in a different part of India. Especially they are concentrated in the southern part, but it doesn't mean that in the north, in the Jammu Kashmir, in Punjab, okay, Haryana, Rajasthan, in the central part of the India, in Madhya Pradesh also, there are several tribal groups are living. But जैसे ही tribe आता है आपके दिमाग में तुरंत चला जाएगा झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. But it doesn't mean tribe is everywhere. Okay, that ethnic group is everywhere. Now, there are some common problem in the tribal area. Common problem क्या है? Poverty is a common problem. Illiteracy is a common problem. They are living in a remote part of the areas, so there is a lack of transport facility, basic amenities. Sometimes they're trapped by the money lenders in the early time period. Still there is a problem of credit facility in that regions, and due to lack of knowledge and literacy they are not able to use the modern system. So there are so many problems, but now the government is trying hard to improve the condition of the tribes of India. So what are the basics problem? अब problem भी देखोगे तो दो तरीके से सोचने का होता है. एक तो हम एरिया वाइज, रीजन वाइज सोचें कि नॉर्थ के जो ट्राइब्स हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, वेस्टर्न ट्राइबल सोसाइटी के साथ क्या इश्यूज है, सेंट्रल ट्राइबल सोसाइटी, सदर्न ट्राइबल, और नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न ट्राइबल. आप ऐसे भी डिवाइड कर कर पढ़ सकते हो. किसी चीज़ को पढ़ने का ऐसा कोई ज्योग्राफी में हमेशा स्पेशियल और टेम्पोरल यानी टाइम और स्पेस यानी जगह को दिमाग में रख के स्टडी करते हैं. ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया है कि जब भी ज्योग्राफी के किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमेशा दो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, एक स्पेशल, दूसरा टेम्पोरल. लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी टेक्स्ट को तुम पढ़ रहे हो तो वही एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, वो ऑथर का व्यू है. एक्सेप्ट द थ्योरी विच इज़ फिक्स्ड. थ्योरी में आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते. जैसे मैं माल्थस की थ्योरीज पढ़ाऊंगा तो जो माल्थस ने कहा वही लिखना होता है, उसमें आप अपना नहीं कुछ अप्लाई कर सकते, ठीक है ना. मॉडल्स किसी ने दिया, मॉडल को एज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं. तो मॉडल एंड थ्योरीज पढ़ोगे पेपर 1 में तो उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते. फर्दर उसका मॉडर्न टाइम पीरियड में एप्लीकेशन है कि नहीं है वो एनालिसिस कर सकते हो बस, तो वो फिक्स्ड होता है. बट अगर ट्राइबल प्रॉब्लम की बात है तो
कल तक जो स्टडी हुई थी प्रॉब्लम, हो सकता है आज कुछ प्रॉब्लम बढ़ जाए, कुछ प्रॉब्लम इरेडिकेट हो जाए। तो इसके लिए कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। इसके लिए आप के लिखने के तरीके जो हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हो तो उसमें जो लिख दिया उसी लैंग्वेज को लिखो, उसी तरीके से सोचो। आप अपना भी दे सकते हो उसमें ओपिनियन। आप केस स्टडी पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, तो उसको भी अप्लाई करते हो, ठीक है ना। तो ये ओपन इंडेड है। इंडियन ज्योग्राफी की खासियत क्या है, अगर मैंने तुम लोगों के साथ इंडस्ट्री डिस्कस की तो उसका इंडस्ट्री को लिखने का एक पैटर्न है या समझने का पैटर्न है, बट ये नहीं है कि कंटेंट इज फिक्स्ड। यू कैन इनरिच कंटेंट एवरी डे बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द सेक्टर, ठीक है। ओपन ended it. Indian geography is quite open ended. It is not fixed. Easy to write once you understand the concept. Easy to write. No need to cram so many facts, except for your screening paper you have to read and learn some facts, because without fact you cannot crack the PT. So for that is required. पर मेंस के लिए आपको एनालिटिकल होना पड़ता है, कुछ फिगर फैक्ट्स याद होने पड़ते हैं, कुछ डेटा दिमाग में रखना होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, मैप से कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ कैसे बना सकते हो। तो वो सब चीज़ें हैं। मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रेजेंट योर आइडियाज ऑन द पेपर, एंड वंस यू आर प्रेजेंटिंग द आइडिया, आप इम्पैक्टफुल होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन, कि जो अट्रैक्ट करे एग्जामिनर को, कि आपके आंसर्स को देखकर उसे लगे कि नहीं, आपके आंसर्स में कुछ ऐसी बातें हैं जो बाकी के आंसर्स में नहीं है। बाकी का आंसर का मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी जो लिख रहे होंगे वो ज्योग्राफी नहीं जानते या उनको लिखना नहीं आता। इन द सेंस कि एक आपका जो प्रेजेंटेशन है वेल विव्ड आउट है, वेल रिप्रेजेंटेड है, उसमें आपने जो फैक्ट्स दिया है वो फैक्ट्स जो है वो सही फैक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेटेड हो, आप खुद से कुछ बना के लिख दोगे। तो उनको पता होता है, दे आर क्वाइट स्मार्ट, काफ़ी पढ़े लिखे लोग ही कॉपी चेक करते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात है कि राइटिंग इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि राइटिंग्स हैड चेंज द लाइफ ऑफ द बिलियंस ऑफ पीपल। जितनी भी वर्ल्ड में रिवोल्यूशन हुए उसको पढ़ोगे तो पीछे देखोगे थिंकर्स के हाथ होते। राइटिंग इज वेरी पावरफुल वेपन, as you know, and the people express their ideas through writing, which change the life of the hundred and thousands of people. We are here in Delhi, or you are at your own place, but you are learning about the entire world. You are thinking, you are quite thinking and thinking and thinking. You are writing over various platforms. Now the young generation having the open avenues, there are so many social media platforms where you can write and express your feeling and ideas, and you can improve your skills of writing also. So writing is a quite a strong weapon for the society. और राइटिंग स्किल कब डेवलप होती है, व्हेन यू कॉन्टिन्यूसली लर्न द थिंग्स, थिंक कॉन्टिन्यूसली। सो तभी आपकी राइटिंग स्किल बढ़ती है। और मैंने कहा कि राइटिंग स्किल्स जब आपके रीडर्स, जब आपके इन्फ्लुएंस में आते हैं, आप देखते हो कि हैरी पॉटर की 500 मिलियंस कॉपी बिक गई। पता है जब 29 years old when the Rawlings has written that book Harry Potter, no you can say publisher is ready to publish the book. 16 publishers has rejected her book to publish. आपको पता नहीं होगा, 16 बड़े पब्लिशर्स को उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने डिनाई कर दिया। और एट द एज ऑफ 55, एज यू नो, शी वाज द फर्स्ट बिलियनियर ऑथर ऑफ द वर्ल्ड। 500 मिलियन कॉपी बिक गई। लोग क्यू में थे। अगर आपको, आप सभी छोटे होंगे या आपने देखा नहीं होगा, बट क्यू में लोग लगे थे, पागल हो गए थे, ठीक है ना। 24 घंटे 48 घंटे लोगों ने लाइन में खड़े होकर वो किताबें यूएस में खरीदी उन लोगों ने, ब्रिटेन में खरीदा उन लोगों ने। तो वही बात है कि राइटिंग, मैंने क्या कहा कि वेरी इन्फ्लुएंशियल पार्ट है और आप उसको नेग्लेक्ट करते हो। मैं बार बार कहता हूँ लिखने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि मेंस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। योर इंटायर सिलेक्शन इज डिपेंड ऑन योर मेंस, नॉट ऑन स्क्रीनिंग पेपर। पीटी पर डिपेंड नहीं करता है कुछ, ठीक है। सो थिंक, रीड एंड राइट, ओके। सो
what is the another thing is there, the cultural reasons you have to learn. And the cultural reason, when I will cover the cultural reason of the world, I will tell you the entire world is divided into different cultural realms. पूरे विश्व को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट को अलग अलग रीजन और रियल्म्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट्स के कल्चर अलग है. जब तुम कल्चर पढ़ते हो तो कल्चर का पार्ट रिलीजन भी होता है, द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, हाउ द पीपल वोर देयर क्लॉथ, व्हाट दे ईट, what they speak, what the languages, what is the script of the people. All these are the part of the culture of a people, and culture evolve with the time. And cultural also is a very dynamic process, change with the time. Okay, having the influence of the outside world also over the culture. So the entire world is divided into different cultural realms. ठीक है ना, उसके नेम दिए गए हैं, नियोट्रॉपिकल, नियार्टिक, पेलियार्टिक, ओरिएंटल, इथियोपियन. ओके, सो हर कॉन्टिनेंट्स के अलग नेम हैं. अब जब आप नियोट्रॉपिकल रियाल्म पढ़ोगे, नियार्टिक, इथियोपियन, ओरिएंटल, इंडिया कम्स अंडर ओरिएंटल रियाल्म, अफ्रीका कम्स अंडर इथियोपियन रियाल्म. तो जब हम पढ़ेंगे तो हर रियाल्म्स की इंडिविजुअल ट्रेट्स पढ़ेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ कल्चर इन द ओरिएंटल रियाल्म से, जो साउथ एशिया है और द एशियन कंट्रीज आर देयर, तो वहाँ पे किस तरह का कल्चर है. पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, चाइना, अगर आप इधर देखते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, व्हाट इज द कल्चर, व्हाट आर द मेन रिलीजन, ओके, हाउ द पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, ओके, व्हाट इज द लेवल ऑफ लिटरेसी, व्हाट इज द इकोनॉमिक कंडीशन, what is the structural feature, architecture. Okay, so you find when you enter into the cultural realm, आप जब किसी सोसाइटी में इंटर करते हैं तो देखकर ही वो आपको पता लग जाता है, ठीक है ना, कि the thing is quite different here. When you move to the US, the people's language is different, the way of living is different. Okay, so वो सब अलग है, उनके जीने का तरीका, उनके फूड हैबिट अलग है. ठीक है, आप कहीं जाते हो तो आप अपनी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग चीज़ें ढूंढने लगते हो, आप जो पहनना पसंद है वैसा ही पूछते हो. ठीक है ना, तो इस तरह की, तो कल्चरल रियल्म्स इज अनदर टॉपिक आई विल डिस्कस. देन है द ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. मीन्स you have to learn about the population growth trend, okay, in India. So that's why I had said that learn the demography, learn the census, because census figures gives you idea and you can compare even कि 1991 में क्या था, फिर 2011 में क्या, 1 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस ईयर में हमारे पॉपुलेशन लगभग कितने थे, तो क्या ट्रेंड रहा ग्रोथ का. ठीक है, क्या कंसिस्टेंटली ग्रोथ रेट 2%, 3%, 4% है क्या, बेसिकली व्हाट इज द ग्रोथ ट्रेंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, हमें वो देखना है. साथ ही साथ डेंसिटी, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया हाउ मच पीपल आर लिविंग इज नोन एज डेंसिटी. एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे होते हैं उसको हम जन घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. सो why the density in a particular state of India is quite high in comparison to the other state, what are the factor behind that. Density को determine करने के factor क्या होते हैं. Say for example, if the rate of fertility is high, the density is of course high. If the population base of youth is high, then there is a quite chances of growth of the population. If the land is fertile in that region, and if the food security is there, availability of the food is there, then we can say the population chances of population growth is high and the density will be high. So there are certain factors which determine the population growth, density of population also, okay, in particular area. जैसे आज के समय में बिहार में हाईएस्ट डेंसिटी है, तो क्या कारण है कि बिहार में हाईएस्ट डेंसिटी. एक तो फैक्टर होता है लैंड. बिहार में पहले झारखंड इंक्लूडेड था, तो झारखंड के रीजन में थिन पॉपुलेशन था, एथनिक बेल्ट था, ठीक है, तो और बड़ा एरिया था ज्वाइंटली. अब एरिया कट गया,
माइनर पॉपुलेशन एरिया झारखंड में चला गया, मेजर पॉपुलेशन बिहार में रह गया, डेंसिटी बढ़ गई। पर स्क्वायर किलोमीटर अब कैलकुलेट करेंगे, पहले ज्वाइंटली कैलकुलेट करते थे, अब करेंगे तो ऑब्वियसली एक तो ये रीजन है, दूसरा बिहार लाइज इन द फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन। ओके, इजी टू कंस्ट्रक्ट द सेटलमेंट as well as the food availability is there despite the poverty is there. So second factor is illiteracy. The people won't understand the repercussion of the growth of the population. So अगर आप देखेंगे एक घर में 3 4 5 बच्चे, तो ऐसी संख्या अब मॉडर्न टाइम पीरियड में जैसे जैसे लोग लिटरेट हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है कि अच्छा पॉपुलेशन का क्या रिपरकशन होगा, तो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। पहले वो चीज़ें नहीं थी। ओके, अर्लियर द वेस्ट बंगाल अकॉर्डिंग टू 2001 census having the highest density. Why? So the thing is there are several things which is interlinked, which is responsible for the highest population density. So we have to understand that factors. Okay. So we have to learn here the distributions pattern of population also. Somewhere the population is quite high, but somewhere it is quite low. When you move to the northeastern region, the population, the number of people in a state is quite low. Okay, तो ऐसा है। अगर वही आप मेट्रोज में देखें जाकर, मुंबई the population is quite high, in Delhi the population is quite high. Okay, so what are the factor? Why the distribution is not homogeneous? What is the factor? Okay, hill area में population कम है, डेजर्टिक एरिया में पॉपुलेशन कम है, प्लेन एरिया में, फर्टाइल प्लेन, गैंगेटिक प्लेन में ज़्यादा है। ठीक है, उसके कारण है। फिर उसके बाद डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स है, कुछ कैरेक्टर्स भी पढ़ने हैं जो डेमोग्राफी के होते हैं, जैसे कि सेक्स रेशियो। I had already discussed about the sex ratio when I was discussing the population ecology. इसमें बहुत सारा आधा से ज़्यादा सिलेबस में population ecology में पढ़ा चुका हूँ already. So those who have attended the class, तो उनको दोबारा फिर वही है, repetition of idea is a different way. ठीक है। So sex ratios भी देखना है हमें, और द एसोसिएटेड चैलेंजेस विद द डिफरेंट सेक्स रेशियोज। अगर आप देखेंगे मेल फीमेल रेशियोज, सो देयर आर 2 genders अर्लियर क्लासिफाइड इन द डेमोग्राफी। अब आप देखेंगे देयर इज अ इश्यूज ऑफ LGBTQ, ठीक है ना, और उसके साथ प्लस भी लग गया अभी, ठीक है ना। तो दूसरा है क्या कि नाउ द जेंडर हैज बीन क्लासिफाइड इन अ डिफरेंट वे। अब केवल यही नहीं देखना है कि द जेंडर इज मेल एंड फीमेल, बट अभी आपको अदर जेंडर, जिसे अब ट्रांसजेंडर कहते हैं, उसके बारे में भी और उससे एसोसिएटेड इश्यूज और चैलेंजेस भी सोचना है। सो largely first of all you have to understand the male and female sex ratios, and then you have to understand in comparison to the male why the female are less in India, what are the factor behind that. And as you people know, the major factor is patriarchal society. Okay, the major factor is तो patriarchal society होने के कारण सन को जो है प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलता है, बेटे को, ठीक है। और इसीलिए हर फैमिली चाहता है कि बेटा हो, बेटी होने के बाद इज सपोज टू बी द बर्डन। Now in this generation few people mindset had been changed, okay, with the time, but largely even the 80% Indians were thinking that they should have a one male child, आगे एक बच्चा होना चाहिए जो लड़का होना चाहिए। और इसीलिए ठीक है, आपने देखा होगा कि जो भी, और खास करके वो सोसाइटी जहाँ पर बैकवर्डनेस ज़्यादा है, इलिटरेसी ज़्यादा है, वहाँ सेक्स रेशियो में डिफरेंसेस भी ज़्यादा होगा। जहाँ स्टॉन्च पैट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ आपको दिखाई देगा देयर इज अ गैप इन द सेक्स रेशियो। ओके, सो पर 1000 मेल हाउ मच फीमेल्स। देन द एज स्ट्रक्चर। अब हम एज स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे इन्फेंट कितने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे चाइल्ड कितने हैं, एडोलेसेंट कितने हैं, यूथ कितने हैं, मैच्योर कितने हैं, ओल्ड कितने हैं। So this is the age structure. Now what are the problem associated with the infant?
तो आपको देखना होगा इंडिया में आईएमआर कितना है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं जिसे, शिशु मातृ अरे मृत्यु दर। तो भारत में कई बार क्या होता है, बच्चा जो होता है वो डिलीवरी के बाद उसकी डेथ हो जाती है बच्चे की। उसके कई फैक्टर हैं। पहला है, हमारे देश में अभी भी हेल्थ फैसिलिटीज अप टू द मार्क नहीं हमारे देश में। और भी एक चैलेंजेस है, द न्यूट्रिशनल सप्लाई इज नॉट एडिक्वेट टू द प्रेग्नेंट मदर बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ओके, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जिसमें बच्चे की मौत जो हो जाती है और वो बिलो 1 ईयर हो जाती है। फिर आप देखते हैं 0 to 6 ईयर एज ग्रुप में वहाँ कितने बच्चे बचते हैं, ठीक है ना, बर्थ के बाद चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट कितनी है। तो ये जो IMR, CMR, MMR, पैटर्नल मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु जो होती है मदर की, ठीक है ना, वो क्या रेट है ड्यूरिंग द लेबर पेन, प्रेगनेंसी। ओके, व्हाट इट शोज, ये कैसे तुम्हें पता लगेगा, ये जब तुम पढ़ोगे एज स्ट्रक्चर तो तुम उससे एसोसिएट कर कर पढ़ सकते हो। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएगा एनालिसिस लिखने को। और क्या स्कीम है, क्या प्लान है गवर्नमेंट की, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या इंडिविजुअल। जब आप स्टेट एग्जामिनेशन लिखते हो तो आप अपने स्टेट के बारे में भी पढ़ते हो, या आइडिया रखना चाहिए कि अच्छा वहाँ क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं at the state or provincial levels to control such things. Okay. Then when you came to the adolescent age, what are the problem associated with that, whether the nutritional supply is there or not, whether food security is there or not, okay, where education is available or not for the society. Okay, because adolescent is a very fragile age, that is the future. You turn up into the youth then, and the youth is the potential for the growth of the country, great potential the youth having, बिकॉज नेशन मेकिंग में उनका कंट्रीब्यूशन होगा। तो एडोलेसेंट ही यूथ आएगा, एडोलेसेंट को हम नर्चर नहीं करेंगे तो यूथ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो जब आएगा उसको हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, उसको एवेन्यूज मिलने चाहिए पढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। यूथ के साथ सबसे बड़ा चैलेंज होता है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है ना। इंडिया में अभी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, almost around 9% rate, more than 7% rate is in the recent past. Okay, तो हर साल 7% के रेट से अगर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ती चली जाएगी तो डैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर द इंडियन सोसाइटी, बिकॉज अनएम्प्लॉयड यूथ फिर निगेटिविटी में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, कई बार उसके कारण जो है वो गलत रास्ते पे भी जाता है। तो अभी आपने देखा होगा द केसेस ऑफ ड्रग एडिक्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन इंडिया, the conflict has been raised, okay, as well as the youth has diverted on the illegal things। और इस तरह से अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल और आईटी टूल्स का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है फॉर हैकिंग, फॉर साइबर थेफ्ट। द डार्क नेट्स आर नाउ इज वेरी फंक्शनिंग, जिसके ऊपर इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, जिसको ट्रेस आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है एजेंसीज के द्वारा। सो बेसिकली when you are learning about the age structure then you should understand, because मैंने कहा कि हर चीज़ें सोचोगे टीचर आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, आई विल गिव यू द बेस, आई विल प्रोवाइड यू, बट these are such a topic which is very open ended. If you are not the student of UPSC or aspirant of UPSC, despite you should know such attributes, because after all you are the citizen of India. What is going on in your neighborhood or in your society, you must acquainted with that. If you is a learned citizen, wise citizen, if you wanted to contribute to the India, you must understand it. अगर आप इसको ये सोचेंगे सिलेबस का ही पार्ट है तो आपकी बहुत कंस्टेंट माइंडसेट होती है। बच्चा क्या सोचता है ना, सिलेबस है, सर ने जो नोट्स लिखवाया ना बस रट लो तो लिख लो। ये यूनिवर्सिटी में होता है कि आप नोट्स रट के जाके लिख देंगे और आप पास हो जाएंगे। आप इंजीनियरिंग पास हो सकते हैं, मेडिकल भी पास हो सकते हैं, ठीक है, MBA कर सकते हो वैसे रट कर, बट आप IAS नहीं बन सकते हो। आपको अपना इनपुट देना ही होगा उसमें, ठीक है ना। आप सोचेंगे कि मेरे नोट्स लिखने से कर जाएंगे,
तो ऐसा नहीं है, या किसी कोचिंग के, जिस भी कोचिंग से बच्चे पढ़ रहे हैं 100,000, द बिग कोचिंग्स हैविंग द 100,000 स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट क्लियरिंग एवरी ईयर। 10-10 साल पीछे बैच के भी बच्चे निकल रहे हैं, 5 साल 7 साल के भी बैच पीछे से, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। अब तो सबसे बड़ी बात है कि जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गांव से भी बच्चे निकलना शुरू हो गए, बिकॉज उनके पास अब पहुंच गया है रिसोर्सेस, थैंक्स टू दिस डिजिटल इंडिया कैंपेन नाउ। And the COVID had changed the mindset of the people now. They started accepting the technologies, and they are learning the technologies also. So the competition is going high, कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं हर एग्जामिनेशन में, ठीक है। अभी आपने देखा CSET भी झटका दे रहा है, क्वालिफाइंग पेपर। नाउ द सिनेरियो इज दैट कि व्हेन यू लुक एट दिस ईयर, वेरी सरप्राइजिंग थिंग इज दैट कि द कट ऑफ ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अगर आप देखेंगे प्री का जो कट ऑफ है, ठीक है, अभी रिवील होगा तो मार्क्स आएगा तो आपको पता लगेगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 33% जो क्वालिफाइंग है ना CSET, उसके नीचे गया है GS का कट ऑफ। 33% से कम लाकर बच्चे GS को क्वालिफाई किए, बट वो CSET क्वालिफाई नहीं कर गए, तो उसके लिए उनका PT नहीं हुआ। तो अभी सोचो कि द क्वालिफाइंग पेपर द UPSC हैज क्रिएटेड टफ फॉर यू पीपल, ठीक है ना। जो मेजर पेपर है उसमें तो फ्लक्चुएशन होता ही रहता है, वो कभी इजी कभी टफ होता रहता है, उसके नेचर बदलते रहते हैं। ऐसे करने के पीछे उनका विजन क्या है UPSC का? UPSC हमेशा इस बात से इरिटेटेड रहती है कि जो बच्चे हैं आज के, खासकर हैव नॉट्स, यानी जिनके घर में माँ पिताजी के पास पैसा है, दे आर अवेलिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट। वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, 5-5 साल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं और हर 6 महीने पे कोचिंग चेंज करते रहते हैं, ठीक है, 2-4-10 कोचिंग्स लेते रहते हैं। तो वो भी देख रहा है कि एक तरफ हैव नॉट्स है, उसको भी तो एवेन्यूज देना चाहिए। अगर हार्ड वर्किंग है, अगर वो एक्सेस कर सकता है रिसोर्सेज, वो भी परफॉर्म करे। सो दे कीप ट्विस्टिंग, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अगर आप देखेंगे तो वो क्या करता है, दे फिक्स्ड योर माइंडसेट। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आएंगे, डेली कहेंगे देखो यही क्वेश्चन है, यही एनालिसिस है, ऐसे ही आता है, यही करो, ठीक है ना। तो लो, आपकी एनालिसिस फेल हो गई, वो अगली बार UPSC ने कुछ अलग सेक्शन से बढ़ा दिया। आपने एनालिसिस किया था कि 5 साल इस टॉपिक से इतना है, इसलिए मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूँ, हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करो। पहले सिलेबस सामने रखो, अंडरलाइन करो, पढ़ो, और किसका सिलेबस सामने रखो? मेंस का सिलेबस सामने रखो। प्री का कोई सिलेबस ही नहीं होता। मेंस का सिलेबस जैसे ये लिखा है, इसको अंडरलाइन करो, इसके ऊपर 300 वर्ड्स प्रिपेयर करो। अगर आपने 300 वर्ड इसके ऊपर तैयार कर लिया, एनी हाउ इफ दे ट्विस्ट एनीथिंग ओवर इट, यू आर एबल टू राइट। सो लाइक दैट, पॉलिटी तैयार कर रहे हो, एथिक्स तैयार कर रहे हो, गवर्नेंस, IR, वट एवर बी, अंडरलाइन द टॉपिक, प्रिपेयर द टॉपिक। व्हेन यू एक्सप्लोर द टॉपिक, जब अच्छा आपको टॉपिक समझ भी आनी चाहिए, जब ये टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो इसके अंदर सब टॉपिक्स निकल जाते हैं, ठीक है। जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ा रहा था, मैंने सोशल फॉरेस्ट्री भी पढ़ा है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी कई सारी चीजें, मैंने अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत डिस्कशन नहीं किया, मैंने वर्मी कंपोस्टिंग पे अभी आपके साथ बहुत डिस्कशन नहीं किया, ठीक है ना। मैंने सेरी कल्चर, AP कल्चर, लैक कल्चर के ऊपर भी अभी बहुत सारा चीज डिस्कस नहीं किया। तो देयर आर वेरियस सब टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि मैंने एग्रीकल्चर खत्म कर दिया तो बस आप बंद हो जाइए, उसी चीज को केवल पढ़िए। दैट इज द बेस, आई हैड प्रोवाइडेड द बेस, आई हैड गिवन यू द विजन, एंड इफ यू आर वर्किंग कंटिन्यूअसली ऑन दैट, you feel very comfortable, because I had given you the ideas how you have to approach this topic. But मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर आपको इम्प्रूव करना है इंडियन ज्योग्राफी, साथ में कुरुक्षेत्र मैगजीन, योजना मैगजीन भी पढ़िए। 20 रुपए की मैगजीन आती है मार्केट में, ये 40 रुपए तो इन्वेस्ट कर सकते हो, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ के ऊपर। यू मस्ट इन्वेस्ट 40 रुपीज, यू मस्ट इन्वेस्ट 300 रुपीज टू परचेज द न्यूज पेपर। तो मंथली 300 रुपये लगा दो, ठीक है ना। उतना तो आप एक दिन में पिज्जा में खा जाते हैं, जितना कि मंथली चार्जेस है न्यूज़पेपर का। बट द प्रॉब्लम विथ यू पीपल इज दैट, और द यंगर जनरेशन, दोज हु आर
बल्क में फेल हो रहे हैं, उनके साथ देखोगे दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट एट अ गुड प्लेस। उनका इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छी जगह पे नहीं है, और जब तक आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप कभी भी अच्छे पोजीशन पे नहीं आएंगे। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको अच्छे टेक्स्ट बुक पढ़ने पड़ेगा, अच्छा मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ रीड अ कैरियर मैगजीन, एक कैरियर मैगजीन ले लो। कैरियर मैगजीन का कहने का मतलब है क्रॉनिकल, और आप इफ़ यू लर्न एनी पीडीएफ गिवन बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोर्स ऑफ द करंट अफेयर्स रेगुलरली, बट हर चीज़ कंसिस्टेंटली करना चाहिए। जोश आया, एक महीने न्यूज़पेपर पढ़ा, एक महीने मैगजीन्स पढ़ी, फिर 3 महीने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, लेके इतना बंडल रखा, कबाड़ वाले को बुलाया और बेच दिया। नो नीड। अब नहीं कर पा रहे हो तो मत परचेज करो, ठीक है, बट यू हैव टू डू द कंसिस्टेंट एफर्ट ओवर दैट। सो एज स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, वर्कफोर्स, द मेजर वर्कफोर्स as you know is the youth, and that is the asset for the country. After retirement, as you know, the child as well as the aged people are the liability over the state. वो liability होते हैं, चाइल्ड को हमें नर्चर करना पड़ता है, वो यूथ आएगा तब वो वर्कफोर्स बने, ठीक है। एज्ड अपना कंट्रीब्यूशन कर चुके होते हैं, तो वर्कफोर्स कौन है? अच्छा, वर्कफोर्स कैसे डिफाइन किया गया, इंडिया में क्या डेफिनेशन है वर्कफोर्स की? क्योंकि ग्लोबली वर्कफोर्स की अलग अलग डेफिनेशन है, यूरोपियंस अलग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, एशिया में अलग अलग कंट्री अलग अलग डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन इन इंडिया ऑफ द वर्कफोर्स? बेसिकली, who is supposed to be the youth? What age group is known as youth in India? So there is a classification. First you have to understand that classification, then you have to understand the proportion in the population, इनका proportion कितना है, इनकी ratio कितनी है, then what are the basic contribution of this workforce in the nation making, what are the challenges faced by the India. Okay, as I have said, the unemployment rate is increasing, especially the after COVID pandemic, because it affected largely the global economy. Now this Ukraine-Russia war also led to the global displacement of the population in a huge number. That also affected the supply chain, the trades of the various goods, the demands of the various goods. It's not only impact the economy of the Russia and Ukraine, but the economy of the various countries, because we are interlinked today in this global economy. So basically we have to understand that approaches, and we have to find out. Okay, then the another topic is dependencies ratios. अब मैंने कहा who is dependent, the aged people are dependent, the child are dependent. Okay, now that dependent people, अभी आपको देखा होगा कि during the previous elections, अभी जो recent election हिमाचल में हुआ, where the Congress took the power, earlier the NDA was in. So why the change shift? वहाँ एक बड़ा, जो अगर आप न्यूज एनालिसिस किया होगा तो वहाँ एक बड़ा फैक्टर था ओल्ड पेंशन स्कीम। इस यूपीए ने वहाँ पे कैंपेन में इस बात को कहा था कि जब मैं आऊँगा तो मैं पेंशन ओल्ड वाला रिजीम लेकर आऊँगा, ठीक है ना, एंड द पीपल आर डिमांडिंग। तो कभी कभी क्या होता है, द पीपल डिमांड्स, अभी देखो कि ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड हो रही है न्यू की जगह एट एवरीवेयर, ठीक है ना, तो उसको आप समझेंगे इकोनॉमिक्स में कि व्हाई द पीपल आर डिमांडिंग दैट, ठीक है। तो अब क्या है कि क्यों, जिसने कंट्रीब्यूशन किया है नेशनल जीडीपी में, कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, सभी देश अपने सिटीजन्स को जब वो एज्ड हो जाते हैं तो उनको सपोर्ट करती है। और अगर हमारी इकोनॉमी उस कंडीशन में है वेयर वी कैन सपोर्ट द एज्ड, वी शुड, हमें करना भी चाहिए, बिकॉज दे हैड गिवन देयर इंटायर लाइफ टू बिल्ड द नेशंस, ओके, टू क्रिएट द एवेन्यूज फॉर अस। और हमें उनके सहयोग लेने चाहिए, उनके एक्सपर्टीज, उनके एक्सपीरियंसेस, ओके। तो sometimes the government is also adamant
एंड दैट देयर इज अ रिपरकशन ओवर दैट। ठीक है, अभी आपने OROP के बारे में सुना होगा, द रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स ऑल्सो डिमांडेड द ओल्ड पेंशन रिजीम। ठीक है, रिवाइज्ड पेंशन, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, लड़ना पड़ा, फाइट करना पड़ा, तब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वर्डिक्ट के बाद भी होगा, क्योंकि अब आ चुका है तो उनको करना ही है। बट द थिंग इज दैट कि द डिपेंडेंसी रेशियोज if increasing in a country, then it creates the burden over the economy also। अब क्या है कि इसलिए सरकार न्यू पेंशन स्कीम में प्रमोट कर रही थी कि आप अपना खुद बचाइए, फिर आपको उसमें से मिलेगा, द स्टेट विल आल्सो कंट्रीब्यूट इन दैट। ओके, तो बट हर इनकम ग्रुप सबकी हाई इनकम ग्रुप नहीं है, कुछ लोअर इनकम ग्रुप होते हैं, फ्यू पीपल आर ऑर्डरली, प्यून, क्लर्क्स, ओके, देन ऑफिसर्स, देन हायर ऑफिसर्स। So hierarchy is there, ranking is there, payment is like that, okay। अब खर्च भी है, तो आप कितना सेव कर पाते हैं उतना ही स्टेट भी कंट्रीब्यूट करेगी, तो बाद में कहीं 2000 4000 मिल रहा है, उससे आज के इन्फ्लेटरी माहौल में जहाँ 150 रुपये केजी टमाटर मिल रहा है, यू आर नॉट एबल टू परचेज एन एप्स। ओके, बट ये नहीं है कि 150 केजी टमाटर हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, दिस इन्फ्लेशन ड्यू टू द मिसमैच ऑफ डिमांड सप्लाई गैप, उसके कारण हो गया है, वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, बट फिर भी देन लॉन्जिविटी, इट्स डिपेंड ऑन द हेल्थ सिनेरियो, इट डिपेंड ऑन द फूड सप्लाई, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इंसान कितने दिन जिंदा रहेगा किस बात पे डिपेंड करेगा, कि वो कैसा खाना मिलता है उसको, स्वच्छ पानी मिलता है कि नहीं, स्वच्छ एयर मिल रहा है कि नहीं उसे। ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है, वो हाइजीनिक कंडीशन में रहता है कि नहीं रहता है। अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस अ ग्रेट कैंपेन विच इज लेड बाय द स्टेट इज द, एज यू नो, ओपन डिफिकेशन को बैन किया सरकार, स्वच्छ भारत मिशन चलाए, दैट वाज वेरी एसेंशियल स्पेशली फॉर द रूरल पीपल। आप समझ रहे हो कितना ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड था। हम आजादी के बाद से देख रहे थे, अभी भी जबकि सरकार एफर्ट कर रही है, ठीक है ना, पर अभी भी रूरल एरियाज में लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं। अब सोचो कि व्हाट इज द हेल्थ कंडीशन इज देयर इफ यू लुक एट द हाइजीन ऑफ द पीपल। सो बेसिकली लॉन्जिविटी डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, अभी जो पॉल्यूशन है और जो आप खा रहे हो, द फूड हैबिट व्हाट यू हैव, जंक फूड की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है, फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं आप, दैट रिड्यूस द लॉन्जिविटी। ओके, फर्टिलाइजर्स जो है वो जो यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स हम ले रहे हैं, ठीक है, वो जो बॉडीज के अंदर जा रहा है, दैट हैविंग द प्रॉब्लम। Why the people are moving towards organic farming, okay, and the green farming? Because there is a need of a time. The people now are cautious about longevity. पहले क्या था, जब गरीब होते हैं देश या जब गरीब इंसान होता है, तो मैंने क्या कहा, उसको पेट भरना उसका टारगेट होता है, वो ये नहीं देखता है कि वो क्या क्वालिटी ऑफ फूड खा रहा है। But as your income increases, you started thinking about the quality of food, the nutritional supply, the balanced diet, the term balanced diet. So how many people of India having the access of balanced diet? कितने लोगों के? दूसरी बात है, how much people are aware that you need a balance? Because sometimes we move towards the taste, not towards the balanced diet. ठीक है ना, आपको राइस पसंद है तो 2-4 थाली चावल ही खा लिया, है ना, चपाती पसंद है तो 10-20 चपाती खा ली। That is not the balanced diet. Whether you are having the milk or meat or egg or fruits, whatever be, if you are vegetarian, non-vegetarian, depend on that, or the butter supply or that, whether you are taking the dry fruits or not, or seasonal fruits or not, or green vegetables or not, or pulses, whatever be, means आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ठीक है ना, वाइटामिन्स, अगर इसका एक कैलकुलेटिव कैलोरीफिक वैल्यू जो इंसान को चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, it also determine the longevity. So the nutritional supply, how many people in India are very cautious and understand what the diets they needed?
ओके, BMR रेशियो, बेशल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, उसके बारे में कितने लोगों को पता हो? हाइट टू वेट रेशियो, कितने लोग कॉशियस होते हैं? एक्सेप्ट एथलीट, नो वन इज कॉशियस। एथलीट को चूंकि उसको उसी से लाइवलीहुड चलाना है, ठीक है ना, तो उसका वो समझता है कि कितना मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कॉशियसनेस कितना है इंडियन सोसाइटी, लोग जानते भी हैं कि नहीं जानते? तो इंडिया में ज्यादातर लोग नहीं जानते, अवेयरनेस नहीं, ठीक है। एवरेजेस ह्यूमन बीइंग का हम मानते हैं 100 साल, तो क्या भारत के लोग 100 साल तक जिंदा रहते हैं? एवरेज ईयर है 100 ईयर्स? नो, भारत में 100 साल तक जिंदा नहीं रहते। उसके क्या कारण है? कि जो एवरेज लाइफ स्पैन है ह्यूमन बीइंग की 100 ईयर, वो 100 ईयर स्पैन अचीव नहीं कर पा रहा है इंसान भारत में। तो उसके कई फैक्टर हैं, ठीक है ना। सो इन द लॉन्जिविटी 1/3 टाइम स्पेंड हो गया, नियर बाई 30, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज द माइग्रेशन, inter-regional, intra-regional and international migration. Migration is here in the paper 1, in the paper 2, तो एक ही बार पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम, माइग्रेशन से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एंड द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। अब भारत का ओवरऑल पॉपुलेशन प्रॉब्लम देखना होगा, और भारत सरकार ने क्या कोई पॉलिसी बनाई है? इज देयर एनी पॉपुलेशन पॉलिसी? And then we have to understand the health indicators. Separately, you have to learn the health indicators. Okay. तो ये है syllabus, ठीक है ना? Am I clear? तो अभी तक ये syllabus मैंने डिस्कस किया, syllabus तुम्हें समझना होगा। And you get lots of materials of Indian geography in the newspaper every day, ठीक है। So now let's start with the first topic which is in your syllabus. मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट। वर्ल्ड वाला अभी बाद में करेंगे, आफ्टर फिनिशिंग इंडिया आई विल कवर द वर्ल्ड सेपरेटली, so don't worry about it. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, मैंने क्या कहा, इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे कि राइट फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन टू द मॉडर्न टाइम पीरियड, ओके, मॉडर्न सोसाइटी, what are the feature of the Indian society, how the society has transformed, changed, grew with the time. Okay. अब कहोगे कि ज्योग्राफी में भी हिस्ट्री पढ़ना है, सो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है ज्योग्राफी में। जब आप एनसीईआरटी पढ़ा होगा आपने 11th क्लास, आप क्लेम करते हैं, तो उसमें एक बात क्लियरली लिखी है कि ज्योग्राफी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, और उसने एक फ्लो चार्ट बनाया है, सर्कल ज्योग्राफी बीच में, और कई सारे सब्जेक्ट्स बताएं कि इन सब्जेक्ट्स का योगदान है ज्योग्राफी को इनरीच करने में, इवॉल्व करने में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द हिस्ट्री ऑल्सो। बट बिफोर मूविंग टू हिस्ट्री, लेट्स अंडरस्टैंड कि मैन जो है, जिसके बारे में पढ़ रहे हो तुम, मैन के इवोल्यूशन के बारे में क्या ओपिनियन है? अब ह्यूमन इवोल्यूशन व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न इन द साइंस, स्पेशली इन बायोलॉजी, there is another branch, evolutionary biology, एक टॉपिक ही है सेपरेट। we learn at the PG skills, few people are doing PhD, okay, as well as delete also in that. And once you learn about the evolution, आपने डार्विन का नाम सुना होगा, ठीक है ना, उन्होंने एक बुक भी लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज इवॉल्व होते हैं, ठीक है ना। उस स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के बनने की प्रक्रिया को बायोलॉजी में स्पेशिएशन कहते हैं, ठीक है ना, स्पेशिएशन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो इंसान का इवोल्यूशन हुआ वो बंदरों से हुआ, यानी बंदर एक स्पीसीज है, उससे एक नया स्पीसीज बन गया ह्यूमन, तो वो प्रोसेस होता है स्पेशिएशन, बायोलॉजी के। अच्छा, फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, जो मानव विज्ञान पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस।
वो भी पढ़ते हैं ह्यूमन कल्चर को, ठीक है। और अलग से एक साइंस ही है एंथ्रोपोलॉजी. So the biology you also learn about the human evolution. In anthropology you also learn about the human evolution. Okay. There, ठीक है. In geography you also learn about the different culture, evolution of the human, how the society grew. In sociology you also learn about the human evolution, how the society evolved in a different region of the world, what are the tenet of the society. सो देयर आर डिफरेंट बट अप्रोचेज अलग अलग होते हैं, हर विषय के अप्रोच अलग अलग होते हैं. बायोलॉजी में पढ़ रहे होते हो तो इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, उसमें कैसे इवॉल्व हुआ, उसका फेशियल चेंज कैसे हुआ, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे बदला, ठीक है ना, आप ये सब डिटेल्स पढ़ते हैं. अपार्ट फ्रॉम द कल्चर वो क्या यूज करते थे, उनकी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी थी, ब्रेन कितना शार्प था, ठीक है ना, और उसके एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं. तो अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें किसी चीज़ों को देखने का तरीका बदलता है, अप्रोच अलग होता है. आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उसके अप्रोच को समझना होता है पहले, ठीक है. यहाँ मैंने क्या लिखा है, मैंने मैन के इवोल्यूशन के बारे में बस 2 ही सेंटेंस लिखे हैं, बट देर इज अ सेपरेट, मैंने कहा इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, देर इज अ सेपरेट ब्रांच वेयर वी कैन लर्न अबाउट वेरियस थिंग्स, बट मैंने कंस्ट्रेंट किया आपके लिए. ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हो विच इज हियर दैट शोज द इवोल्यूशनरी पाथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. आप ये देखिए द एप लाइक मैन, क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस. ये देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस में भी कितने सारे हैं, और उनके स्कल के स्ट्रक्चर, जॉ का स्ट्रक्चर ये अलग अलग था. एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिस्ट इसी को पढ़ते हैं, स्कल स्ट्रक्चर कैसा था, आई का पोजीशन कैसा था, आई सॉकेट किधर थे, ईयर सॉकेट, ये जो स्किन था वो कैसा था, फिश कैसा था उनका, ठीक है ना. अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसको, आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्नाउट देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ है. ऑस्ट्रेलोपिथिकस को गौर से देखोगे तुम्हें क्या दिखाई देगा, स्नाउट बाहर की तरफ निकला है ना. चिन का शेप देखिए, ये आर्म्स का लेंथ देखिए, ये ऑलमोस्ट नी के पास है, ठीक है. तो आप स्टेचर देखिए, इसको पढ़ते हैं. दीज आर ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस, क्वाइट ओल्ड एप मैन. और यहां देखो होमो हैबिलिस, अगर होमो हैबिलिस के हैंड देखेंगे ना, दे आर क्वाइट यूज. होमो हैबिलिस इज नोन एज एबल मैन. एबल मैन क्यों कहा गया इनको, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हथियार यूज करना सीख गए. और हथियार किस चीज के बने हुए थे, स्टोन एज है ये, रॉक के बने हुए हथियार. दे आर स्किल्ड हंटर्स. वाइल्ड एनिमल्स को ग्रुप बना के मार देते थे, बहुत डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स. दे आर स्किल्ड हंटर, होमो हैबिलिस, एबल मैन, ठीक है ना. उन्होंने अपने ऑपोजिबल थंब को इस्तेमाल किया पकड़ने के लिए, स्पीयर्स बनाए, ठीक है ना, नुकीले हथियार बनाए, किस चीज के, पत्थरों के, ठीक है. दे स्टार्टेड यूजिंग द रॉक्स एंड दे बिकम द स्किल्ड हंटर. व्हाई, बिकॉज दे हैव द क्रैनियल कैपेसिटी मच मोर बेटर देन दिस ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस. तो जैसे जैसे दिमाग बढ़ता है इंसान ज्यादा स्किल्ड होता है, ठीक है. नाउ होमो इरेक्टस, इसको क्यों कहते हैं होमो इरेक्टस, ये जो देखोगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस उसमें फिर भी अभी ये झुका हुआ है, ठीक है ना. ये इरेक्ट मैन, पहला इरेक्ट मैन है, जो पहला सीधा आया. बाइपेडल लोकोमोशन इनमें भी है, लेकिन ये इरेक्ट कंप्लीट स्ट्रेट पोस्चर जो आज हमारा है वो पोस्चर यहां से शुरू हुआ, होमो इरेक्टस. होमो निएंडरथेलेंसिस, निएंडरथल वैली में इनके फॉसिल्स मिले, ठीक है ना. और आप ही देख रहे हैं होमो सेपियंस, वी आर. तो दिस इज द इवोल्यूशनरी. अभी जो ये मेजर इवोल्यूशनरी स्पीसीज यहां देख रहे हो तुम, इसके बीच में और कई हैं, ठीक है ना, और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फॉसिल्स पैरेलली भी मिला है, ठीक है. जैसे इसमें क्रो-मैग्नन मैन नहीं है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे भी देखेंगे आप, कई नेम आपको दिखाई दे रहे हैं. सबके स्कल यहाँ पे हैं, उनके शेप अलग था, मैंने बताया, फेशियल, स्नाउट, चीन, ये सब में डिफरेंसेस दिखाई देंगे, एंड द क्रैनियल कैपेसिटी. सो व्हाई द होमो सैपियंस एबल टू
स्टेबलाइज देयर सेल्फ फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा ब्रेन बेटर इनके पास है, ठीक है ना, ये रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो जब तक अगर आप डोमिनेंट क्यों कर पाते हैं? बिकॉज यू आर कीप ट्राइंग एंड डेवलपिंग अ न्यू स्किल्स, you have started controlling, you have started manipulating the environment according to your own needs, ठीक है। और द नेचर, डार्विन ने ये काम क्या कहा? उन्होंने एक बात बताई कि नेचर बेस्ट को सिलेक्ट करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा, ठीक है ना। तो उसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। व्हेन यू लर्न द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, दैट थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द नेचर ऑलवेज सिलेक्ट द बेस्ट, ओके। डिलीट्रियस कुछ भी होगा, वीक कुछ भी होगा, नेचर विल नॉट सिलेक्ट द वीक, नेचर ऑलवेज सिलेक्ट द पावरफुल। सो बेसिकली आप देखोगे तो ये जो जर्नी है, दैट इज अ वेरी प्रोलॉन्ग जर्नी, ओके। 100 and thousands ऑफ ईयर्स लगे ऐसे इस जर्नी को कंप्लीट होने में। तो मैन के बारे में यहां मैंने एक इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट लिखा कि द एंथ्रोपोलॉजिस्ट ओपाइन दैट द एंसेस्टर ऑफ द फर्स्ट मैन वर born in the region of the east of the Victoria Lake, okay, east of the Victoria Lake in the East Africa। केनिया, युगांडा, इनका पोजीशन जाकर देखोगे मैप में, ठीक है ना, तो आपको दिखाई देगा विक्टोरिया लेक। अगर विक्टोरिया लेक के पास से ही क्या मानी जाती है? ओरिजिन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द फर्स्ट मैन। अभी मैंने आपको एंसेस्टर्स दिखाया ना, एस्ट्रोलोपिथिकस से लेकर, उसी से क्या हुआ, बना है क्या, होमो सेपियंस। तो इनकी ओरिजिन कहाँ मानी जाती है एंसेस्टर ऑफ मैन की? बोला विक्टोरिया, यानी अफ्रीका। अफ्रीका में हमारे पूर्वज पैदा हुए, नहीं? और द ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द होमो सेपियंस, द मॉडर्न मैन, आर फाउंड इन दैट पार्ट ऑफ अफ्रीका, ओके, इन द ईस्टर्न पार्ट। एंड फ्रॉम दिस रीजन द मॉडर्न मैन माइग्रेटेड एंड इंटर इनटू द एशिया, यूरोप एंड द सब कॉन्टिनेंट ऑफ द इंडिया अराउंड 1 million years बैक। और उसी अफ्रीका से माइग्रेट होकर पूरी दुनिया में जो है इंसान फैला, migrated to different part of the world. So this is the brief history where the man evolved in Africa near the Lake Victoria, and from where the ancestor of the Homo sapiens, what they spread all across the world, including India, okay, 1 million years back. Now when you look at the historical perspective of the Indian society, the history is quite interesting of the India. Once you learn the history subject where you can learn in detail. But here, for you people, I had just cover briefly the history of India. So when you look at the Indian civilization, what I have said that Indian civilization, अभी अगर आप देखेंगे तो the first civilization in India is the Harappan civilization, because before that the civilization which is the era which is known as Chalcolithic, because the Harappan civilization is known as Bronze era, the Bronze Age. Before that there was a Chalcolithic period, before that there was a Neolithic as well as Paleolithic and Mesolithic period. So means the Rock Age is divided into, Stone Age divided into 3 different ages. But पहला जो है इंसान एक जगह आकर एक्टिविटी करने लगा और उसने सिविलाइजेशन, एक नई सभ्यता का विकास किया। वो भारत में पहली सभ्यता का विकास जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉट ओनली द प्रेजेंट इंडिया बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओके, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस and its tributaries, which is a stretch in the Gangetic valleys also. तो यहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि रॉक एज में इंसान नहीं रह रहा था,
बट द पीपल वर नॉट सेटलर्स, वो सेटल्ड नहीं हुए. क्यों सेटल्ड नहीं हुए? बिकॉज दे वर हंटर्स, दे वर गैदरर्स, दे लीव अ नोमैडिक लाइफ्स. देयर वाज नो सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट नहीं था. ऐसा नहीं था घर बना के रहते थे, कहीं स्टे कर गए फिर निकल गए. तो वो नोमैडिक थे. द पीपल ऑफ स्टोन एज आर नोमैडिक. Basically, in the Neolithic period, they discovered the fire. Okay. And they started what? Taking the things जो मिल गया. No agricultural activities is going on. लेकिन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन में व्हीट, बार्ली, कॉटन, इसके ट्रेसेस मिलते हैं. इसका मतलब कि ग्रो करते थे. द पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर. There is a trace evidences of that. After excavation of the different sites of the Harappan civilization, we get such ideas. Okay, so when you started tracing the history, you can best trace the history. Best traced का मतलब मैंने क्या कहा, क्योंकि पहला सिविलाइजेशन, मैंने ऐसा नहीं कहा कि इसके पहले इंसान नहीं था. स्टोन एज में भी इंसान था, टेकोलिथिक पीरियड में भी था, लेकिन सबसे बेहतर आपको दिखाई देगा कल्चरल डेवलपमेंट, सिविलाइजेशनल ग्रोथ, वो कब दिखाई देगा? हड़प्पन सिविलाइजेशन में. ठीक है, क्योंकि हमें एक्सकेवेशन से बहुत सारी चीज़ों का पता लगा. इंडस वैली और हड़प्पन कल्चर इन 2300 BC, it was evolved and developed. The antecedent of the Harappan culture were the most extensive of the ancient civilization, were spread over the Indus plain, covering the Punjab and Sindh and the Rajasthan and Kathiawad region of Gujarat. यह सिविलाइजेशन का एरिया क्या था? मैंने बताया आपको, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, झेलम, ठीक है ना, रावी, ब्यास, सतलज, अभी सब में बाढ़ आए हुए हैं, ठीक है ना, उन्हीं के अलोंग सिविलाइजेशन ये ग्रो किया. और वो सिविलाइजेशन राजस्थान, गुजरात तक था. एंड सर्टेन पैचेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन द गैंगेटिक वैली, यू आल्सो फाइंड द ट्रेसेस ऑफ द स्प्रेड ऑफ दिस सिविलाइजेशन. ठीक है. इट इज नॉट नोन हु द बिल्डर्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन. हिस्ट्री की किताब में आज तक कहीं ढूंढ नहीं पाए हम कि इस सिविलाइजेशन को बनाया किसने, हु बिल्ट इट. ओके, आप पढ़ते हो ना आगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ऐसा नहीं पढ़ते. इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन को किसने स्टेबलाइज किया? ओके, देयर इज नो वेयर इट इज मेंशन, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे वर द मेडिटेरेनियन रेस. What the historians believes that who came and settled along the Indus valleys region? The people from the Mediterranean. मेडिटेरेनियन कहाँ है? अफ्रीकन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बीच में, भूमध्य सागर. नहीं, सो द मेडिटेरेनियन races, the Mediterranean people come and settled across this region. The historians believes that इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे, उनका जो कलर ऑफ स्किन था, वो जो रेश था, वो मेडिटेरेनियन से मिलता. द एविडेंसेस सजेस्ट अलाइड टू द द्रविडियंस ऑफ इंडिया. ठीक है ना. और कौन? तो बोला द्रविडियंस थे. द्रविडियंस किसे कहते हैं? द नेटिव्स ऑफ द साउथ इंडिया, साउथ ऑफ द विंध्यास माउंटेन. ओके, so these two races, Dravidians and the Mediterranean races, were settled in the Harappan civilization. Okay, they built that. उन्होंने इस civilization को grow किया. The latter being the original inhabitant. Dravidians were the original inhabitant. ये तो बाहर से आए ना, Mediterranean races. Okay. And this, the Dravidians are the original inhabitant of Indo-Gangetic plains. अभी जब आप एडवेंट ऑफ आर्यन पढ़ेंगे ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक, तो आर्यन ने पुश किया. आर्यन ने इस नेटिव द्रविडियन रेसेस को, नेटिव इंडियंस को वॉर में हराया और उसे दास बनाया. इन हिस्ट्री व्हाट यू लर्न, देयर वाज अ फाइट फॉर द लैंड, फॉर द रिसोर्सेस, फॉर द काउ. ओके, और वो उन्होंने,
दे क्रिएट स्लेव, दासास, उन्होंने दास बनाए। आप पढ़ेंगे दस्युज, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पुरुष पुरुष, कौरव पांडव पढ़ते हैं ना, द युद्ध, द बैटल ऑफ द 10 किंग्स। ओके, तो ये जो पढ़ते हो एडवेंट ऑफ आर्यन, आर्यन जब आए, तो अभी मैंने क्या कहा कि बेसिकली द द्रविडियंस वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया, लिविंग इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन, एंड the Mediterranean race come and settle along the Indus valleys, Indus and its tributary, and gradually they built, according to historian, a civilization. We called it Harappan civilization. And you learn the sites during this civilizations. अब ये बहुत क्या था उस समय विश्व में, ये वेल डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन था। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये अर्बन था, यहाँ अर्बेनाइजेशन के भी ट्रेसेस मिलते हैं, द ट्रेसेस ऑफ अर्बेनाइजेशन। व्हेन यू रीड अबाउट द साइट हड़प्पा, जब आप हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, साइट के बारे में, खुदाई में मिला है मोहनजोदारो, ठीक है, और बनवाली और राखीगढ़ी, लोथल, सुरकोदा, सुरका गेंदोर, देयर आर सो मेनी साइट्स विच वी एक्सकेवेट, बहुत सारे साइट, राइट फ्रॉम द पंजाब एंड सिंध रीजन टू द गुजरात रीजन। ओके, वी हैव एक्सकेवेटेड सो मेनी साइट्स। तो वहां तुम्हें क्या दिखाई देगा? वेल प्लान्ड अर्बन कल्चर दिखाई देगा। द स्ट्रीट्स वर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, देयर वाज अ मेन होल्स, देयर वाज अ ड्रेनेज पैटर्न्स। ओके, what it shows, the advancement of this civilization, the people knows. Okay, there is a grid pattern, रिचुअल्स के लिए उन्होंने ग्रेट बाथ्स भी बनाए थे, स्नान करने के लिए स्नानागार, ग्रेन्स को रखने के लिए ग्रेनरीज भी बनाई थी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ग्रेन कल्टीवेशन होगा तभी तो ग्रेनरी की जरूरत पड़ी, अन्नागार जिसे कहते हो हिंदी में, अन्न रखने के लिए। तो बेसिकली विद द इनग्रेश ऑफ द आर्यंस फर्दर आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हेन डिसमैंटल, खत्म हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशंस अचानक से, इसके खत्म होने के पीछे भी अलग अलग थ्योरीज हैं कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट। और उसमें प्रोबेबल थ्योरीज ये है कि कुछ लोग कहते हैं फ्लड्स आ गए, कुछ लोग कहते हैं इनकर्शन हो गया, एपिडेमिक्स लाइक सिचुएशन हो गई। ओके, सो विथ द इनग्रेश ऑफ आर्यन, और उसके बाद फिर क्या हुआ? एडवेंट ऑफ आर्यन हुआ, जिसे आप अर्ली वैदिक पीरियड कहते हो। विद द इनग्रेश एंड एडवेंट ऑफ आर्यंस, द द्रविडियंस क्रॉस्ड द सतपुड़ा रेंजेस, विंध्यास, फिर सतपुड़ा, सेंट्रल इंडिया में आप देखेंगे, into the peninsular India, into the peninsular India। ये आर्यन के आने के बाद वो लोग जो इंडो गैंगेटिक वैली में रहते थे, जो द्रविडियन थे रेस, वो किधर चले गए? सदर्न इंडिया में चले गए। उनको आर्यन ने फोर्स किया, वो पीछे रिट्रीट करते चले गए, एंड दे नाउ सेटल्ड along the southern India during the early Vedic period. They forced by the Aryans. The Aryans were migrant people. This Mediterranean race is a migrant race. So right from the ancient time period, the outsiders continuously came in India. But what is the beauty of these people? They settled here. They accept this land. They develop their own culture. They permanently settle and grew the new civilization and culture in India. Okay, amalgamate हो गया आकर। So when you look at archaeological excavation revealed that the Harappan were the phallus worshipper. Now look at the culture. ये लिंग की पूजा करते थे, जैसे आज अभी सावन में देख रहे हो शंकर भगवान लिंग की पूजा करते हैं लोग आज भी। तो फैलस वर्शिप जो है भारत में नया नहीं है। हड़प्पन पीपल ऑल्सो प्रैक्टिस द फैलस वर्शिप, वो भी लिंग की पूजा करते थे। देयर इज अ ट्रेसेस, ठीक है ना।
सो उसको phallus कहते हैं, phallus worshipper, reflecting many elements of the religion of the Dravidian inhabitant of India. Dravidian also doing the same thing. So Harappan culture में that is a very important dimensions asked in the examination several times. Next is what? The citadel of the Harappan and the Mohenjo-daro stand even today symbol of highly developed urban culture. Citadel pattern देखोगे because these are the cities which is close to the river front. तो यहाँ पर घर जो है ऊंचे जगहों पे बनते थे, टीले पर. This is known as citadel pattern. It is known as citadel pattern. Okay. Because always there is a threat of flood. Okay, in different part of Delhi now the water of Yamuna has entered, okay, in the low-lying areas, and the rescues is going on, and the honorable CM has requested the people to leave their houses as early as possible, evacuate the places. Continuously they are raising the people are very emotional, not able to evacuate their houses. So the problem is that now today the people are quite insane, density is quite इंक्रीजिंग. हम रिवर फ्रंट के बगल में ही बना दिया फ्लड प्लेन में, लो लाइंग एरिया में, तो फ्लड आने के बाद भर जाता है. वो भी उन्होंने क्या किया था, द पीपल आर क्वाइट स्मार्ट, ऊपर ऊंचे जगहों पे बनाते थे, ठीक है ना. एंड मेजॉरिटी ऑफ द सेटलमेंट इज व्हाट? दो कारण है, एक तो ऊंचाई पर फ्लड से सुरक्षा, दूसरा अगर एनिमी आकर अटैक करे तो आप ऊपर से देख सकते हैं इजिली. दूसरा क्या है, वॉल्ड सिटी भी दिखे, यानी पूरी के पूरी शहर जो है वो बाउंड्री के अंदर, और सेंटर में जो कि ग्राम मुखिया है उसका घर बेसिकली. सो बेसिकली द सिटाडेल ऑफ द हड़प्पा, द सिटी ऑफ हड़प्पा अर्लियर एंड द एंशिएंट सिटी एज वेल एज मोहनजोदाड़ो, वहां आपको ये पैटर्न दिखता है, विच इज द हाईली डेवलप्ड अर्बन कल्चर रिवीलिंग द डीप नॉलेज ऑफ इनहैबिटेंट इन द टाउन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम. मैंने तुम्हें बताया कि ड्रेनेज सिस्टम भी दिखा है, मेन होल और पिट जैसा आज मॉडर्न टाइम में तुम दिखते हो, ठीक है. घरों में खिड़कियां नहीं होती थी, गेट पीछे की तरफ होता था, स्ट्रीट इधर ओपन होते थे, ठीक है ना. और ग्रिड पैटर्न था, ऐसे क्रॉस पैटर्न ऑफ रूट्स, ऐसे घर यहाँ बने होते थे. जैसा आप जयपुर जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, आपको ग्रिड पैटर्न दिखाई देगा. मॉडर्न टाइम पीरियड में व्हेन द सवाई जय सिंह हैज बिल्ट द जयपुर सिटी व्हिच इज नोन एज पिंक सिटी, दे डेवलप जयपुर ऑन अ ग्रिड लाइन, ग्रिड पैटर्न. सो वो एंशिएंट पैटर्न आपको जयपुर में दिखाई देगा, और द मॉडर्न एडवांस सिटी ऑफ चंडीगढ़ व्हिच इज आल्सो फेसिंग राइट नाउ द फ्लड प्रॉब्लम. ओके. So where the people applied this pattern in the ancient time period, the Indus people, means the Harappan people, were also earliest people to develop farming, and the cultivated wheat, barley, produce cotton, oil and wore the cloth. और वो कपड़े भी पहनना स्टार्ट कर दिए, because in the stone age the people wore the cloth. अब यहाँ फाइबरस क्रॉप भी उगाना शुरू किया, कॉटन, ओके. और जौ और गेहूं भी मिले हैं, द बार्ली एंड व्हीट. सो दे आर द अर्लीस्ट पीपल दोज हु स्टार्टेड फार्मिंग, दे आर अर्लीस्ट पीपल दोज स्टार्टेड वर्शिपिंग द गॉड, स्पेशली द phallus, लिंग की पूजा, ठीक है ना. द अर्लीस्ट पीपल दोज हु अंडरस्टैंड द टाउन प्लानिंग. अभी समझ रहे हो ना, प्लानिंग के स्पेलिंग करेक्ट कर लेना. Okay, these ancient people knows various things, they started a different culture, that's why we call that this is the first civilization. बहुत सारी चीजों की शुरुआत हुई उस समय. और क्या देखते हो, द एलॉय ऑफ ब्रॉन्ज मिक्सिंग, वो मेटलर्जी भी जानते थे. They started making the bronze by mixing the copper with the tin. तो उन्होंने कॉपर और टीन को एक साथ मिलाकर ब्रॉन्ज भी बनाया. They understand the metallurgy also.
They are quite a smart people. They understand. So they develop various things. You can understand, okay, the intellect of the people during that period, and was introduced by the Hadappans. So the alloy making, the bronze making, we learn from the Hadappans. Okay, they mix the copper with the tea. And the people of Hadappa as well as Mohenjo-daro also invented the potter's wheel. आपने कुम्हार को देखा होगा, एक चक्की होती है, व्हील होता है जिसके ऊपर वो घड़ा बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है. दैट इज नोन एज पॉटर्स व्हील. ऐसे ऐसे चलाता है. दैट पॉटर्स व्हील वर आल्सो इन्वेंटेड बाय द हड़प्पन्स पीपल. हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के शहरों में उसके भी मिले हैं एविडेंसेस. यानी वहाँ के लोग जो है वो पॉटर व्हील्स बनाकर उस पे मिट्टी के बर्तन भी बनाते. उन्होंने वो आर्ट भी डेवलप कर लिया, पॉटरी मेकिंग. तो पॉटरी मेकिंग भी आप पढ़ेंगे. ग्रेवेयर पॉटर, ऑकरे ग्रेवेयर पॉटर, गेहुआ कलर का उसके ऊपर कलर देना, ठीक है ना. सैफरन कलर से मिलता हुआ ऑकर कलर पॉटरी कहते हैं. तो आप पढ़ेंगे, जब आप हड़प्पन पढ़ेंगे तो किस टाइप की पॉटरी मिली है वहां पर आप देखेंगे उसे. तो मैंने क्या कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस में अगर तुम देखोगे कल्चरल डेवलपमेंट एंड व्हाट द पीपल डेवलप, दे आल्सो रिलीजियस, देयर इज अ ट्रेस. बट क्या रिलीजन था ये कहना मुश्किल है. दे आर एनिमिस्टिक बेसिकली, नेचर की पूजा करते थे. दे आर पैलेस वर्शिपर. ऐसा नहीं कह सकते हैं लिंग पूजा करने से कि वो हिंदू थे, ठीक है ना. ऐसा हम नहीं कह सकते. एग्जैक्टली द पीपल, हिस्टोरियंस डोंट बिलीव दैट देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ एनी रिलीजन देयर. धर्म का कोई ऐसा विकास नहीं हुआ था. बट यस, ऑफ कोर्स द पीपल स्टार्टेड द रिलीजन, ठीक है ना. क्योंकि आप पशुपति शिवा के बारे में भी, मदर गॉडेस के बारे में भी पढ़े, उनके भी प्रेसेस भी. पशुपति शिवा वी कंपेयर विद टुडेज लॉर्ड शिवा, ठीक है. हिल पर, मुहर के ऊपर वो इमेजेस मिले. द बियर्डेड मैन सिटिंग इन द पोस्चर ऑफ योगी, ओके. और उसके आसपास जानवर है. उस जानवर कौन से हैं? हाथी और बियर और ठीक है द लैंड. वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ. एंड दैट इज मेंशन इन द एनसीईआरटी आल्सो ऑफ आर.एस. शर्मा व्हेन यू रीड 11th class. ओके, so basically what you know that is developed now. So these are the things which is developed here in the. तो मैंने आपको एक brief idea दिया कि Hadappans people what they invented, what they know. The Hadappan used a typical script. इसे decipher कोई कर नहीं पाया, इसे कोई पढ़ नहीं पाया, क्योंकि ये पिक्टोग्राफिक था. बट उन्होंने स्क्रिप्ट भी, लिपि भी बना ली थी, यानी कम्युनिकेट भी करते होंगे. समझ रहे हो? बॉस्ट्रोफेडन कहते हैं जिसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया. बट दे हैड स्क्रिप्ट. ओके, सो दे वर द फर्स्ट पीपल, दे हैज इन्वेंटेड देयर ओन स्क्रिप्ट फॉर कम्युनिकेशन एंड राइट. That was pictography, okay, which had no resemblance to the early Egyptian or Mesopotamian script. और उसका जो resemblance है वो इजिप्शियन से और मेसोपोटामियन, ये भी कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन है, इनसे नहीं था. उनका अपना था ऊन, ओके, ऑफ द कंटेम्पररी पीरियड. तो इजिप्शियन, मेसोपोटामियन आर ऑल्सो द ओल्ड सिविलाइजेशन which developed. Now, when you look at evidences of trade links, आपने सुना होगा लोथल में डॉकयार्ड था. तो डॉकयार्ड था तो शिप भी लगती होंगी, यानी वो बोट मेकिंग भी जानते. अच्छा, सैक्रिफाइसेस भी करते होंगे. फायर अल्टर्स थे, यानी जहां पे आप जलाते हैं या यज्ञ या हवन करते हैं, वो फायर अल्टर्स भी मिले हैं, यानी वो रिचुअल्स भी करते होंगे. ठीक है ना. डॉकयार्ड्स भी मिला है, यानी बंदरगाह की तरह, यानी बोट मेकिंग भी जानते थे.
तभी तो बोट का यूज करते होंगे, तभी तो बंदरगाह बना के रखा होगा, ठीक है। सो दे ऑल्सो नो द बोट मेकिंग, दे आर ऑल्सो डू द ट्रेड्स, ओके. So there are evidences of trade links both within the northern and the western area of the subcontinent, Indian subcontinent, western Pakistan, ठीक है ना. And not only the Pakistan, Bangladesh as well as Myanmar, but they are also having the trade relation. ये तो Indian subcontinent ही हो गया. It means the Harappan people, those who settled along the Indus and their tributary, उनका trade इधर भी था, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लोगों के साथ भी और वेस्टर्न पार्ट के साथ भी, और साथ ही साथ द इंडस वैली पीपल, दोज ऑफ सुमेरिया, पर्शियन गल्फ के पास एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, उसे सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं. और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इराक का जो रीजन है ईरान, दैट इज अ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वहां के लोगों के साथ भी ट्रेड रिलेशन के एविडेंसेस हैं. मीन्स दे ऑल्सो डेवलप देयर इकोनॉमी with the trade. What it shows, their economy is advanced. आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास एडवांस इकोनॉमी है. इट मीन्स आप कुछ सरप्लस कर रहे हो तभी तो बेच रहे हो और कुछ चीजें मंगा रहे हो आप, तो इनके पास भी कुछ सरप्लस चीजें होंगी जिसका वो ट्रेड करते होंगे, ठीक है. देन सो दिस इज द major characteristics of the Harappan civilization society. This is the major characteristics I have briefly mentioned. In history you learn much more about the Harappan civilization, but मैंने आपको brief में एक idea दिया, ठीक है. Now let's understand the early Vedic society. Which society is known as early Vedic? After the advent of the Aryans developed this. ओके अब देखो, was largely based on the pastoral economy. अब इंटरेस्टिंग देखो, अब ये जो सिविलाइजेशन है जब इंड हुआ, व्हाट आर द फैक्टर विच लेड टू द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द मैटर ऑफ डिबेट. आई विल लेट डिस्कस. अब देखो, ये अर्बन कल्चर था, यहाँ पे अर्बनाइजेशन भी था, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तुमने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा है, पास्टोरल इकोनॉमी थी. इगैलिटेरियन सोसाइटी था, एग्रेरियन सोसाइटी, पास्टोरल इकोनॉमी. तो मेन एसेट क्या हो गया पास्टोरल इकोनॉमी में? एनिमल्स, यानी एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस इज इन प्रायोरिटी. पास्टोरल इकोनॉमी है, पास्चर लैंड पे कौन डिपेंड करेगा? योर एसेट क्या है? वैल्यूएबल एसेट. तो आपका वैल्यूएबल एसेट एनिमल है. द पीपल गिव प्रायोरिटी टू द एनिमल्स. Animals become the companion of the human being, ठीक है ना. और companion, मैंने कहा कि अगर हड़प्पन में प्रोटोसिवा या के पास अगर हिरण का ट्रेसेस है, हाथी का है और लायन का है, अगर ऐसे भी एनिमल है, इसका मतलब कि लोग एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया होगा ना. बट यहाँ पर पालतू बनाना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अ पेट and practicing animal husbandry also, the rearing of animals and the cattle is a very very valuable asset, or the fight is for the cow is a very valuable asset, because the cattle is a very important, these are act as a drought animal used in the agricultural activity till today, till the present time period we are using the cattle in the rural areas. तो आदमी ने यहाँ डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया. There is a early domestication traces. आप अगर आप पढ़ोगे ना स्टोन एज, वहां भी कुछ ऐसे मिले हैं ग्रेवयार्ड जहां उनके पालतू भी हैं, उनके साथ कुत्ते जो थे, वो ओल्डेस्ट जो है पेट है इंसानों का. तो यहां पर तुमने क्या देखा? पास्टोरल इकोनॉमी. अब देखो, अर्बन इकोनॉमी एडवांस मानी जाती है, पास्टोरल और एग्रेरियन इकोनॉमी तो एडवांस नहीं मानी जाती ना. प्राइमरी एक्टिविटीज बेस्ड हो है ना. यहाँ पे अर्बन सोसाइटी है, लेकिन वैदिक सोसाइटी अर्बन नहीं था, विलेजेस थे. सेटलमेंट में जो अगर देखेंगे घर, थैच्ड एंड मडी हाउसेस वर देयर. रूरल इकोनॉमी लार्जली. नो ट्रेसेस ऑफ द बिग सिटी लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, ठीक है.
pastoral, agrarian, egalitarian societies are there. Okay. Lineage mode of social organization. अब यहां देखिए, अब यहां खानदान शुरू होगा, लीनिएज, कुल, खानदान, समझते हैं? एंड इट कॉम्प्राइज द ग्रुप्स ऑफ द हाउस होल्ड लिंक्ड बाय द डिसेंट ऑफ द किनशिप बॉन्ड्स. लीनिएज कैसे डिसाइड होगी? आपका वंश कैसे निर्धारित होगा? कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, लिंक्ड बाय द डिसेंट. आप अपने पूर्वजों से अपने लिंक करते हैं. तो क्या वंशावली बनना शुरू हो गई. लीनिएज मोड हैज बीन डेवलप इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी. ठीक है ना? और किस आधार पे? लिंक्ड बाय द डिसेंट एंड किनशिप, ब्लड रिलेशन ढूंढने लगे. ठीक है. और ये जो शुरू हुआ अभी तक भी है. आप कहीं मिल जाओ, पूछो कहाँ रहते हो, अच्छा आपका कास्ट क्या है, अच्छा आपकी फूफा, आपके चाचा, आपके मामा, फिर रिलेशन मिलेगा आपके. अगर इफ यू आर बिलोंग टू द सेम कास्ट, द पीपल आर स्टार्टेड फाइंडिंग, द माइंडसेट हैज बीन डेवलप्ड. ओके, सो डिसेंट. तो कब से स्टार्ट हुआ? इन द अर्ली वैदिक. ओके, नाउ द सेट ऑफ डिफरेंट lineages comprised a social community. अब अलग अलग lineage के लोग कम्युनिटी बनाने लगे. सो द सेट ऑफ डिफरेंट lineages comprised a social community. तो कम्युनिटी जब बनी तो उस कम्युनिटी में अलग अलग वंश और कुल के लोग रहने लगे, है ना? डिफरेंट lineage people are started living together, settled. So what we called a new community which built a society. Okay, it represented an interdependent network of clans. Interdependent, क्योंकि मैंने कहा एग्रेरियन सोसाइटी है, बार्टर सिस्टम ग्रेजुअली डेवलप होता है. ठीक है, तो वहां इंटरडिपेंडेंसीज है. एक आदमी पॉट मेकर है, पॉट देता है, एक आदमी एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देता है. इस तरह से लोग एक दूसरे से लिंक्ड हो गए. जजमानी सिस्टम बिगिंस. दैट इज नोन एज जजमानी सिस्टम. एक्सचेंज ऑफ गुड्स to fulfill their needs. Network of clans develop हो गया. And this community being a pastoral economy had to move about. And they are moving. So इसलिए permanent houses नहीं बनाते. Permanent houses बना दोगे तो you are fixed. इसलिए thatched and muddy houses are there. Wheeler and ruler economies are there. But they started doing agricultural practices. They started animal husbandries. Okay. And in this sense, it functioned like a roaming tribal bands. So the people of early Vedic period were nomadics, tribal bands. They are moving from one place to another. That's why they won't build the permanent settlement. They are just creating the thatched and muddy houses with the group of the people and their animals. They're roaming from one part to another in the early Vedic period. Okay. Now the key element of the social organization were the household lineage and the tribal band. तो in short हमने क्या क्या देखा, क्या ग्रो किया? पहला तो उन्होंने हाउसहोल्ड डेवलप किया, lineage डेवलप किया, and they are the nomadic tribal bands. This is the feature of the early Vedic society. The member of this society were fair complexion. अब देखो स्किन कलर. They have the fair complexion. Skin color white होने लगा. Skilled in the art of cattle raising. This is the another trait, attribute of the people. And worship natural elements, primarily fire. तो अगर आप पढ़ोगे अर्ली वैदिक गॉड्स, अग्नि इज द गॉड्स. ये अर्ली वैदिक गॉड. वरुण, मित्र, नक्षत्र. तो जब आप रिलीजन पढ़ोगे आपको पता लगेगा ये अर्ली वैदिक गॉड है. यहां विष्णु शिव की पूजा नहीं होती. नेचर वर्शिपर है. वो वायु की पूजा कर रहे हैं, वो जल की पूजा कर रहे हैं, वो अग्नि की पूजा कर रहे हैं, वो तम यानी अंधकार की, वो उजाले की पूजा कर रहे हैं. ठीक है ना? अदिति, उषा. सो द पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग द नेचर बिकॉज नेचर इज अ वेरी पावरफुल. During that period, nature is the driving forces.
प्रकृति के पावर के खिलाफ इंसान मानता था प्रकृति बहुत पावरफुल है, वो नेचर वर्शिपर थे। अब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं नेचर इज वेरी पावरफुल। ओके, नेचर कंट्रोल द एक्शन ऑफ मैन। बारिश हुई तो एग्रीकल्चर होगा, नहीं हुई तो नहीं होगा। बाद में हमने डैम बना दिया, इरिगेशन फैसिलिटी कर दी, ये वो, अब बारिश नहीं हुआ तब भी खेती हो जाती है। तो मैन ने चीजें इवॉल्व कर ली, उस समय नहीं था, इसलिए वो प्रकृति के प्रहार से डरते थे और इसलिए उन्होंने प्रकृति में पावर देखा और इसकी पूजा करना शुरू कर दिया। तो दे वर बेसिकली डिटर्मिनिस्ट, वो नियतिवादी थे, वो ये मान लेते थे कि नियति में यही लिखा है। उन्होंने कोई मॉडर्न ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की। बाद में प्रोबेबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, बहुत सारी फिलॉसफी डेवलप होती है। ओके, वेयर देयर इज नेसेसिटी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक कॉन्सेप्ट आया पॉसिबिलिज्म का। आप कहते हो ना हिंदी में, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब इंसान को आवश्यकता होती है तो वो हाथ पैर चलाता है, तो नए नए फिर एवेन्यूज खुल जाते हैं। पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में इवॉल्व होता है, यानी मैन ओवरकम करना शुरू किया नेचर के पावर को, वो कंट्रोल करना शुरू किया। नदियों पे डैम बना दिया, डैम ब्रीच होते हैं बट फिर भी उसने कंट्रोल कर लिया फ्लड को बहुत हद तक। तो इस तरह से once you started learning the geographical philosophy, which is in paper 1, I will tell you, I will discuss with you, you understand how the man overcome, how man evolved, the new techniques, the new things, how the, तब आपको समझ में आएगा। मैंने कहा ना, वो थिंकिंग पावर जो इंसान की है वो इनफाइनाइट है, एबिलिटी इज इनफाइनाइट। ठीक है, सो बेसिकली they were nature worshipper. They are called Aryans. They came from outside, they were migrant people and being migratory. Okay, originally the Aryan lived in the areas east to the Alps mountain, east to the Alps. Where is the Alps? It extended Switzerland, आपने देखा होगा, the region of France, Germany, Switzerland, अगर आपने देखा होगा, not to the Italy. Okay, there is the Alps mountain, tertiary fold mountain. In geography we learn alpine mountain or tertiary fold mountain built in a tertiary period due to the folding activity. Okay, tectonic activity के कारण बना। तो basically historian having the different opinion about the Aryans, but majority of the historians believes that the Aryans came from the eastern part of Alps, or you can say that close to the Caspian Sea or the Central Asia. Basically they are inhabitant of Central Asia near to the Caucasus and Caspian Sea, east to the Alps mountain. ठीक है ना, तो वो आए वहां से। वहां क्या है, स्टेपी और प्रेरी लैंड, ग्रास लैंड है। वो अच्छे हॉर्स राइडर थे, हॉर्स राइडिंग करते थे वो। ग्रासलैंड में आपको भागना पड़ता है क्योंकि जानवर भी होंगे। ठीक है, सो दे आर स्किल्ड हॉर्स राइडर। दे ऑल्सो यूज, अभी आप देखेंगे, वेरियस टूल्स। सो दे केम टू इंडिया। सो द ईस्ट, द पीपल फ्रॉम द eastern part of the Alps, basically the region of Eurasia, Europe and Asia, the central part of that. Okay, the central part of Asia and the region of Europe, मैंने बताया ना, बाउंड्री कौन बनाता है, कैस्पियन सी बनाता है यूरोप और एशिया की। यूराल रिवर, यूराल माउंटेन और ब्लैक सी और कैस्पियन सी, अभी जहाँ यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है वो रीजन देखेंगे, दैट इज ए स्टेपी रीजन, द टेम्परेट ग्रासलैंड। Okay, the people came from there. They spoke Indo-European languages. So the new language came. The new language came. So the people of Central Asia and Europe came to that region. Then the new language evolved, Indo-European. Okay, which are still used into the some variations throughout the Europe, Iran
and the major part of the Indian subcontinent, including Pakistan and the north and western region of India. ठीक है, ये अभी भी बोला जाता है. कैसे देखेंगे? Sanskrit evolved in the Vedic period. Sanskrit became the major language. And in the Vedic period, the oldest first literary evidences we have is the Rig Veda. The oldest written scripture of the entire world, it is the Rig Veda. And after that, other Vedas has been compiled, Atharva Veda, Sam Veda, Yajur Veda. Later on, various Puranas has been compiled, Upanishads has been compiled, okay. So basically the Vedic period, when we called, where the new languages came, Sanskrit become a dominant languages, as well as they compile the first scripture known as the Rig Veda. ठीक है, फिर आपने देखा होगा वैदिक कल्चर्स में ना कि क्या डिवाइड हो गया. फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि देयर इज अ वर्ण सिस्टम विच इज डेवलप्ड. ओके, the varna system which is developed. In this varna system, the Brahmin is in on top, Kshatriyas, okay, then the Vaishyas and the Shudras. This varna system become rigid in the post Vedic period. Later Vedic जिसे कहते हो, ये rigid हो गया. पहले ये कर्म के आधार पर था, based on their deeds. This varna system, those who are preaching the Vedas were known as Brahmins, but later they associated with the birth कि Brahmins के clan के लोग हैं, किनसिप, ठीक है ना, उनके वंश के, वही वेद पढ़ाएंगे. ये later Vedic में. या क्षत्रिय, those who are rule and protect their subjects, जो अपने सिटीजन को बचाते थे बाहरी आक्रमण से, उसकी रक्षा करते थे, they become क्षत्रिय. The duty is to protect their subjects. नाउ अब उनके खानदान के लोग लेटर वैदिक में वो क्षत्रिय. उसी तरह वैश्य, दो जो परफॉर्म द कॉमर्शियल एक्टिविटीज, जो खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, कुछ आर्टिशन, आर्ट एंड क्राफ्ट बना रहा है, पॉटरी बना रहा है, वो सब वैश्य समुदाय के लोग थे जो इसमें स्किल्ड थे. बाद में उसको भी वंश से जोड़ दिया, बर्थ से जोड़ दिया. शूद्रस, दोज हु गिव सर्विसेज टू ऑल दिस, ओके. बट लेटर वैदिक में डेरोगेटरी हो गया, ठीक है ना, वो वैसा नहीं था अर्ली वैदिक में, ठीक है. तो वी फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन. वर्ना सिस्टम इवॉल्व इन द वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक, विच बिकम रिजिड इन द लेटर वैदिक पीरियड. सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है. एंड व्हेन इट बिकम रिजिड, एक्सप्लॉयटेशन बिगिंस. Okay, in the Gupta and the post Gupta period, when you look at, अब तो लेटर वैदिक में आप मौर्यन एजेस में देखेंगे तो ये रिजिड हो गया. पोस्ट मौर्यन में अगर आप देखेंगे तो मौर्यन में ही आपको क्या दिखाई देगा कि इसी ब्राह्मणिकल अफेयर्स के खिलाफ क्या दिखाई देगा, रिएक्शन दिखाई देगा तुम्हें. और उसी रिएक्शंस के कारण धर्म की उत्पत्ति हुई, बुद्धिज्म की. बुद्धिज्म के पीछे एक रिएक्शन भी है और साथ में अपनी फिलॉसफी भी है, जैनिज्म. बुद्धिज्म और जैनिज्म में पढ़ेंगे तो एक इसका रूट कॉज क्या है, रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल अफेयर्स भी है, कि कुछ रिचुअल्स केवल यही करा सकते हैं. इन्होंने कहा रिचुअल्स करने की जरूरत क्या है. Getting my point? So new religion evolved in the later Vedic period, which highly influenced some sets of people, not of India but outside also. The people of the China, the Southeast Asia also influenced are largely by this religion, especially the Buddhism. So
The new religion evolved during the post-Vedic period or the later Vedic period. Okay. Further in history, you learn the tenets of attributes of it. Okay, how it grew, what are the literature and what the philosophy. Okay, who were the preacher. But after the post-modern वैदिक और द लैटर वैदिक पीरियड यानी मौर्यन मगधन, इनके बाद अगर आप देखते हैं तो गुप्ता पीरियड आता है. गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड व्हेन यू लुक एट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री विटनेस इंपॉर्टेंट चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर. लेटर वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड अगर आप देखेंगे, लेटर वैदिक पीरियड तक विष्णु, शिव, शक्ति इनकी पूजा होने लगी, ब्रह्मा की पूजा होने लगी. द ट्रायो ऑफ गॉड, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु बिकम वेरी पॉपुलर गॉड, वेरी वेरी पॉपुलर. एंशियंट में अगर आप देखेंगे इन द अर्ली वैदिक पीरियड, अगर आप देखोगे देयर वाज अ मेंशन ऑफ सरस्वती. सरस्वती बिकम द पास रिवर एंड द इंडस एंड द रावी, व्यास, सतलज इनके बारे में मिलता है ट्रेसेस. गंगा के बारे में एक ही बार मेंशन है, बट द गंगा बिकम द पॉपुलर रिवर, यमुना बिकम द पॉपुलर रिवर इन द पोस्ट वैदिक पीरियड. So the things has been changed. Religious gods बदल गए अभी, ठीक है ना. वर्ना सिस्टम रिजिड हो गया. ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, कल्चर में, रिलीजन में, सोसाइटी में, लैंग्वेजेस में, स्क्रिप्ट में, ठीक है ना. संस्कृत भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ठीक है, तो देवनागरी नई स्क्रिप्ट आ गई, ठीक है. लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म देखो, वर्नाकुलर लैंग्वेज को यूज किया उन्होंने. बुद्धिज्म टेक्स्ट पाली में लिखे गए, ठीक है. क्यों? आम जनता के समझ में आया. संस्कृत बिकम द एलिटिस्ट लैंग्वेज टिल द पोस्ट लेटर वैदिक आते आते तक संस्कृत एलिटिस्ट लैंग्वेज हो गया, एलिट क्लास. अब हुआ क्या, जनता तक पहुंचना है तो क्या करना है, बोला वर्नाकुलर लैंग्वेज देखो, ठीक है ना. अभी आप देखेंगे देयर इज अ टीचर विच टीच पॉपुलरली कॉल्ड एज खान सर, आपने सुना होगा. तो उनके एक्सेंट देखो क्या दिखाई देता है, वर्नाकुलर. एक्सेप्टेंस क्या है उस सोसाइटी की, द ईस्टर्न सोसाइटी एक्सेप्टेड, not the southern society, because the people of southern India won't know Bhojpuri accent. Okay, but it is quite popular where in the eastern part of India. Why? Because जो languages use कर रहा है वो the common people easily connect. तो आपको लगता है ना, जब elitist, when you started speaking in English, there are various regions of India the people won't accept you. Why? Because English is a elite language. It is not a common language. If you went to the village of India and started speaking in English, लोग कहेंगे बहुत तेज बन रहा है, यही सारा ज्ञान दिखाएगा अपना आके. People won't accept you. Why the bureaucrat is not accepted by the people largely, and why the leader is accepted? Because leader understand the nature and the behavior of the human being quite easily. Bureaucratic जो वर्ग है ना, वो ऑफिसेज में बैठ के काम करते. ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए आप लोअर ब्यूरोक्रेसी में जब रहते हैं तो मौका मिलता है, नॉट ऑन द टॉप ब्यूरोक्रेसी. सेक्रेटरी गांव में नहीं घूमने जाता, डीएम रहोगे तो घूमने जाओगे, ब्लॉक ऑफिसर रहोगे, एसडीओ रहोगे तो विजिट करना होगा. वहाँ जाके इंग्लिश में बोला तो कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे. आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज सिखाई जाती है. व्हेन यू गेट द कन्नड़ा और कर्नाटका कैडर तो आपको कन्नड़ा भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू गो. अभी बाढ़ आया हुआ है और जाके जम्मू कश्मीर में इंग्लिश बोलोगे तो कितने लोग समझेंगे, और हिमाचल प्रदेश में तो आप क्या कर पाएंगे सोसाइटी के लिए. Language is very important to connect the people. So the Buddhism texts were in Pali, local vernacular language में. बर्थ कहाँ है, बोला बिहार, यूपी, नेपाल, ये एरिया है ना. लोग क्या लोकल बोलते थे, तो उसमें आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो लोग एक्सेप्ट करेगा. अच्छा, जब किसी चीज की डोमिनेंस होने लगती है तो कुछ लोगों को चिढ़ भी होती है उस चीजों से. कई लोग जब उसको नहीं अपना पाते तो वो लोग उसको डेरोगेटरी नजर से भी देखने लगते हैं, या उनको खुशी होती है जब उसके ऊपर आघात करता है कोई, ठीक है ना. तो बहुत सारे लोग खुश हो गए, अच्छा चलो उनको एक आइडिया मिल गया कि चलो हाँ इसमें भी बात कर सकते. देयर इज एक्सेप्टेंस टू दैट. सो द
पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग। तो पॉपुलैरिटी का कारण भी आपको देखने के लिए उस कॉन्टेम्पररी एरा में जाना पड़ता है, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा क्या रीजन था कि वो इतना स्प्रेड हुआ उस समय। ठीक है, तो वंस यू लर्न द हिस्ट्री यू नो दैट। मैं अभी हिस्ट्री नहीं, मेरा बस पर्पस है कि मैं आपको एक लिंक बता दूं, ठीक है, तो आप समझ पाए। इंपॉर्टेंट चेंज हुआ सोशल स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। द रेशियल कोड ऑल्सो गॉट कॉन्सोलिडेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, वर्ना सिस्टम बिकम स्टॉन्च। ओके, so the racial code become very staunch, the society become patriarchal, सोसाइटी पैट्रियार्कल हो गई। द वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक में पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी, लेटर वैदिक में द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द वैदिक पीरियड इज क्वाइट हाई, इक्वल टू द मैन, बट इन द पोस्ट वैदिक पीरियड द कंडीशन ऑफ द वुमेन इज डिक्लाइनिंग। सोसाइटी में आप देखने लगोगे स्टेटस वुमेन की डिक्लाइन होने लगी। So you find the transformation in the society. Okay. Then what? With the coming of the Muslim Indian society, underwent many changes. In the medieval age, Islamic incursion takes place. तो ये तो एंशियंट मैंने खत्म कर दी इन ब्रीफ, ठीक है। अब हम कहाँ आ गए? medieval period. What happened in the medieval period? Islamic incursion in India. The Muslim came from the outside, basically the origin of Turk, okay, the Turkish origin, as well as from the Persia, Iran today. Okay, so Muslim society underwent many changes when the Muslim came to India. Now the societal transformation, the new culture came to India, the new languages came to India. क्या आ गए? टर्क आ गए, पर्शियन आ गए, तो नई लैंग्वेजेस भी आई ना, अरेबिक लैंग्वेज, बिकॉज द ग्रोथ ऑफ द मुस्लिम इज इन द वेस्ट एशिया। उनका तो बर्थ प्लेस क्या है? वेस्ट एशिया। सो वेस्ट एशिया की लैंग्वेजेस भी इंडिया में आई, और इंडिया में एक और लैंग्वेजेस डेवलप हुई इस्लामिक आने के बाद, इनकर्शन के बाद, वो है उर्दू, ठीक है ना। बट ये जब लेकर आए, वो आए अरेबिक, वो आए टर्क, वो आए पर्शियन, ये सारे लैंग्वेज लेकर आए, ठीक है। आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, देन यू गेट द आइडियाज हु द टर्क्स व्हेन केम इन एंशिएंट पीरियड, इवन द इंडो ग्रीक्स केम। आप पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में नहीं पढ़ते, आप मियंडर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। There is a chat between the Nagsen and the meander. Okay, you might learn about that. So Indo-Greek, Hunas, Scythian, Parthian, इनके बारे में ancient में पढ़ेंगे, वो भी आए थे। The people from the Central Asia, Europe came to India, settled India. आप attack by the Hunas भी पढ़ेंगे, attack by Parthian, Scythian, continuously they attacks came to India. Sometimes they settle rules over that. आप कनिष्क के बारे में भी तो पढ़ोगे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, द रूल ऑफ दैट। सो बेसिकली व्हाट यू फाइंड, continuous immigrant came to India, settled here, ruled here, amalgamate with the new culture, the new languages, the new attire, the new cloth wearings, okay, practices develop in India. तो उसी तरह से इस्लामिक इनकर्शन के बाद हमने क्या देखा? सोसाइटी में कुछ नए चेंजेस देखा, पहनावे में, कल्चर में, रिचुअल्स में, प्रैक्टिसेस में, फूड हैबिट्स के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर, एंड दे केम एंड सेटल्ड हियर. The rules for a prolonged period, the medieval is controlled by the Islamic rulers, as you people know and learn about it. At the same time, the Muslim society, which had never known any caste structure, उनमें caste structure पहले नहीं था, but as they come under the Hindu influences, the caste system developed. Okay. And the Muslims theoretically did not accept the caste structure, but in practice the caste-like structure found a place. Despite they neglected to say that
वो डिनायल करते थे कि नहीं नहीं कास्ट नहीं होता, बट देयर इज अ कास्ट सिस्टम एंड टुडे देयर इज अ रिजर्वेशंस इन द मॉडर्न सोसाइटी टू द मुस्लिम्स आल्सो डिपेंड ऑन द कास्ट हायरार्कीज। नो, यस, तो उसका इन्फ्लुएंस गया नहीं। और कास्ट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ? वर्णास का ही डेवलपमेंट। नाउ यहां पर अगर हम देखेंगे जो एंशियंट पीरियड में जो आर्यंस आए थे, उन्होंने, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर उन्होंने आकर और जो नेटिव द्रविडियंस से उनसे लड़ाई की, उनको हराया। द्रविडियंस के डार्क कम्प्लेक्शन थे, उनको उन्होंने दास बनाया, स्लेव बनाया, ठीक है। दे यूज टू कैप्चर देम थ्रू द वॉरफेयर, यूज देम एज अ स्लेव। So who were the Dasas? Basically the native Indians defeated by the Aryans. Aryan capture them, make them slave in the ancient period. During the latter Vedic period, significant change in the social structure took place. What happened? Coming of the fourfold division of the caste, यानी वर्णा system has been become very rigid, और कास्ट हायरार्की उसी वर्ण सिस्टम का देन है, मैंने बताया अभी आपको। एंड फैमिली एंड लीनियज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, और जो परिवार है और जो वंशवाद है उसकी परंपरा रिजिड हो गई। एंड द रोल इन द वैदिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द पीपल ऑफ द नदर्न इंडिया स्पीक इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। जो आर्यंस थे बेसिकली दे स्पीक इंडो आर्यन, और इंडो आर्यन से ही इवॉल्व हुआ है पंजाबी लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू और बंगाली। तो आज जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, पंजाबी स्पीकिंग, बंगाली स्पीकिंग, ठीक है ना, उर्दू स्पीकिंग, ये इंडो आर्यन है, ठीक है। Those who settled in the major part of India are predominantly Mediterranean, Europoid racial stock. During the latter Vedic, the social structure become more complex, rigid and hierarchical. मैंने अभी बताया वर्णा सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिजिड हो गया, पैट्रियार्कल सिस्टम ग्रो होने लगी, फैमिली में मेल फीमेल में डिफरेंस, और साथ में सोसाइटी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिफरेंसेस क्रिएट होने लगा, हायरार्की रिजिड होने लगी। Okay, and during this period, the rise of Buddhism and Jainism influenced the social organization in many way, because इन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी और रिजिड कास्ट सिस्टम और फीमेल के कंडीशंस के ऊपर भी बात की। डिस्पाइट बुद्धिज्म में पहले संघ में फीमेल अलाउड नहीं थी, बाद में उसे अलाउ किया गया, ठीक है। तो अर्ली स्टेजेस में ऐसा नहीं था कि फीमेल वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन संघ इन बुद्धिज्म। The Gupta and the post-Gupta period of Indian history witnessed important change in the social structure and the racial code. मैंने पहले भी बताया था, the same repetition, और मैंने बताया कि मुस्लिम के आने के बाद सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, ओके, और ये भी हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस हुए। अब देखो ओवरऑल अगर मॉडर्न सोसाइटी में तुम इंटर करते हो, नाउ इफ यू लुक एट द प्रेजेंट टाइम पीरियड, the basic structure of Indian society and the distinct way of the life of Indians has been influenced greatly by the Vedic Aryan thought and literature, because majority of population today is known as Hindu population, and when you talk about the Hindu population in India, that Hindu influence is on the other religion also, because Hinduism से Sikhism है, Buddhism है, Jainism है, ठीक है ना, and when the Islamic people came to India having the larger influence on that, but largely the population is of Hindu, and that is highly influenced by the Aryan thoughts and literatures. They are heavily influenced by the Vedic literature, Puranas and Upanishad, है ना। Sanskrit is the rich language, and the literature generated by the ancient scholars is held by the high esteem by all the Indians. And still the Indians are reading the scriptures in Sanskrit, despite there is a translated forms is also available in different languages, including the English, which is a quite a modern language, है ना। So many of the Indian languages have their roots in the Sanskrit languages, इसी से आया हिंदी, इसी से और भी vernacular languages develop हुए। And the literature in the modern Indian language is greatly influenced by the ancient literature as well as the scholarly work of foreigners who visited India. Scholarly work, अभी जब आप पढ़ेंगे medieval period में भी, तो आप कई authors को पढ़ेंगे, those who came and the patronized by the ruler
In the ancient time period, the scholars were also patronized by the ruler. जैसे विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे तो there were a Navratnas in their court. अकबर के बारे में पढ़ेंगे, there is a Navratna in the court. पैटर्नाइज करते थे विद्वानों को, ये अपने सभा में बुलाकर रखते थे, उन्हें मंत्री का ओहदा या पद देते थे, ठीक है ना, और उसे उनके सारे खर्च बियर करते थे और उनसे लिटरेचर पर काम कराते थे. कुछ लोगों ने तो अपने अपने बारे में भी लिखवाया, अपने शासन काल के बारे में, लेकिन कुछ लोगों ने और भी चीजें कंपाइल कराई, ठीक है. सो द लिटरेचर ग्रू with the time and various languages evolve and develop. Okay, so today what we find, linguistic diversity, racial diversity, we observe. So we can say that today the Indian society is plural society, diverse society, multiple races, caste, creed are there. So plurality of the Indian society has contributed to the richness of its culture. Our culture is quite diverse. It is an amalgamation of various religion, caste, creed, languages, ethnicity, and we observed how the assimilation of outsider like Kushanas, Indo-Greek, Huns, Turks have enriched the Indian society in terms of racial integration, ethnicity, linguistic and religious plurality. So this is all about the society of India. Okay, we are the plural society. So this is the debate where we learn about the historical development of Indian society right from the ancient to the modern time. So I had finished this topic, and tomorrow I will discuss the population attributes. So have a nice time. Thank you. Take care. Thank you, sir.